नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर प्री कम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस करंट अफेयर की क्लासेस में हम एनालिस्टिक टॉपिक्स वाइज सिलेबस का या टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग पर डे एवरीडे करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा डेली करंट अफेयर और आज का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़रा इसे देखते हैं हम लोग। कृषि क्षेत्र में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स से रिलेटेड इसमें क्या हमारे टॉपिक्स में महत्वपूर्ण है, ज़रा देखते हैं। अनाज और चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुएं शिपमेंट प्रतिबंध के कारण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कृषि निर्यात कितना हुआ है? 8.2%। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत ने अनाज, गेहूं और प्याज का एक्सपोर्ट अभी बंद कर रखा है, तो जिसके कारण आपका जो निर्यात है वो गिरा है। क्या है इसमें? वाणिज्यिक विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में कृषि निर्यात मूल्य कुल 48.82 बिलियन डॉलर था, जो 2022-23 में रिकॉर्ड 53.15 बिलियन डॉलर और पिछले वित्तीय वर्ष में 50.24 बिलियन डॉलर से कम हुआ है। आगे क्या है इसमें, ज़रा आगे देखते हैं। क्या इसका हमारे टॉपिक्स में महत्व है हमारी सिलेबस में? ठीक है, ज़रा इसे देखें। नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरुआती वर्षों के दौरान निर्यात में गिरावट देखी गई। 43 बिलियन डॉलर से 2019-20 में 35.60 बिलियन डॉलर, जबकि आयात 15.53 से 21.86 बिलियन डॉलर हुआ है। यानी हमारा निर्यात कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट और जो आपका आयात है वो बढ़ा है। इसका मुख्य कारण वैश्विक कृषि वस्तुओं की गिरावट थी। कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने देश की निर्यात लागत प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया है और इसे आयात के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद वैश्विक मूल्य में सुधार के परिणाम स्वरूप भारत में कृषि निर्यात के साथ साथ आयात में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले कि वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, निर्यात के चालक क्या हैं? निर्यात में गिरावट का मुख्य विषय चीनी और गैर बासमती चावल के कारण हुई है। सरकार ने अक्टूबर 2023 में चालू उत्पादन वर्ष के दौरान किसी भी चीनी को देश के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है। घरेलू उपलब्धता, खाद्य मुद्रास्फीति की चिंताओं, जुलाई 2023 से सभी सफ़ेद गैर बासमती चावल निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया गया है। वर्तमान में गैर बासमती खंड के भीतर केवल उबले हुए अनाज शिपमेंट की अनुमति दी जा रही है, जबकि 20% शुल्क भी लगाया जा रहा है। अन्य वस्तुएं जिन्हें निर्यात प्रतिबंधों का खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर से घरेलू कमी और बढ़ती कीमतों के कारण गेहूं और प्याज हैं। आयात के चालक क्या हैं? 23-24 के दौरान कुल कृषि आयात 7.9% की गिरावट एक ही वस्तु के कारण हुई है और वो है खाद्य तेल। बदले में वैश्विक कीमतों के ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान बासमती तेल के आयात बिल में 15 बिलियन डॉलर से नीचे ला दिया है। खाना पकाने के तेल के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्भाव कम होने के बावजूद 23-24 में दालों का आयात लगभग दोगुना है और 3.75 बिलियन डॉलर हो गया है। 15-22 और 16-17 के क्रमशः 3.90 बिलियन डॉलर और 4.24 बिलियन डॉलर के स्तर के बाद यह सबसे अधिक है। ठीक है, आगे क्या है? इससे निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, जरा इसको समझते हैं। इससे निष्कर्ष मित्रों देखें, किसान और कृषि व्यापार सभी व्यावसायियों की तरह नीतिगत स्थिरता और पूर्वानुमानितता चाहते हैं। जब सरकारें कृषि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का सहारा लेती हैं तो वे आमतौर पर उत्पादकों के मुकाबले उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देती हैं। ये कार्रवाइयाँ रातों रात की जाने पर अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि गेहूं के निर्यात के साथ निर्यात बाजार बनाने में समय और मेहनत लगती है। कई अर्थशास्त्री एक अधिक पूर्वानुमानी और नियम आधारित नीति मान लेते हैं। पूर्ण प्रतिबंध या मात्रात्मक प्रतिबंधों के बजाय अस्थायी टैरिफ को लागू करना,
इसकी सिफारिशें करेंगे। आयात के लिए यह भी बात लागू होती है, मोदी सरकार ने अधिकांश दालों जैसे अरहर, उड़द, काला चना, मसूर, लाल मसूर, पीली सफ़ेद मटर और इसी महीने की शुरुआत में चने पर आयात शुल्क हटा दिया है। यथावत रखे कच्चे पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल में 5.5% उपरोक्त सौम्य निम्न टैरिफ विविधीकरण के बढ़ावा देने के सरकार के अपने उद्देश्य से भिन्न है। किसानों को चावल, गेहूं, गन्ने से दूध, दालें और तिलहन उगाने के लिए प्रेरित करने, कम से कम पानी की खपत करते हैं, काफ़ी हद तक आयातित भी होते हैं। तो ये मित्रों जो लेख था हमारा, ये कृषि में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक लेख था, जिससे ये बता रहा है कि हमारा जो कि निर्यात है वो पिछले वर्षों की तुलना में घटा है और आयात जो है वो बढ़ा है। और इसका कारण खाद्य तेल और दलहनी फसलों का आयात या दालों का आयात करना मेन कारण इसमें इंडिकेट किया गया है। दूसरा, निर्यात इसलिए भी घटा है क्योंकि भारत सरकार ने कुछ उत्पादों पर, अनाजों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे गेहूं हो, चना हो, प्याज हो, इन पर, ठीक है। चीनी पर भी प्रतिबंध लगा रखा है 31 मार्च 2024 तक, अभी तक तो प्रतिबंध ही लगा हुआ है, आगे इसमें बढ़ाया जाए, इसलिए आयात के मेन कारण, जो निर्यात घटने का मेन कारण, ये इस प्रतिबंधों को ही माना जा रहा है, ठीक है। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। क्या है मित्रों? वायु प्रदूषण। इसको ज़रा देखते हैं, वायु प्रदूषण के बारे में क्या बात हो रही है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण के मुद्दे अधिकांश शीर्ष राजनीतिक दलों के 2024 के घोषणा पत्र में शामिल हैं, लेकिन क्या यह पार्टियों या उम्मीदवारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं या गारंटी में से एक हैं? यह हमें एक प्रश्न पर लाता है, क्या हम जन आंदोलन या राजनीतिक मुद्दा बने बिना वायु गुणवत्ता में वास्तविक सुधार देखेंगे? घोषणा पत्रों में जिक्र के बावजूद प्रदूषण अभियान का मुद्दा नहीं बन पाया है। यह ज़मीनी स्तर पर कम आकर्षण का प्रतिबिंब है, ठीक है। 2019 में अध्ययन किया गया था इस पर, और क्या बताया गया है ज़रा उसे देखते हैं। 2019 के अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण होने का कारण होने वाली वार्षिक मौतें 2.7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है, और यानी देश की जीडीपी का लगभग 1.36। एक अन्य हालिया सर्वेक्षण में पता चला कि वायु प्रदूषण हर साल 50% धीमी गति से बढ़ता तो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 4.5% अधिक होता। वायु प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता, प्रदूषण से निपटने के लिए कोई भी प्रभावी कदम अभी आएगा तब यह मुद्दा जन आंदोलन बनेगा। इसके लिए सच्चे अर्थों में जन जागरूकता की आवश्यकता है। स्थानीय सरकारी निकायों के साथ साथ शिक्षाविदों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, विद्वानों, नौकरशाहों को काम आम आदमी के एहसास दिलाना है। स्वच्छ हवा भी स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य की तरह एक मौलिक अधिकार है, भोजन, आश्रय आदि। मुख्य अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों के अलावा फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से ज़मीनी स्तर की गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। आगे क्या बताया जा रहा है इसको समझिए। आगे, प्रदूषण से निपटने के लिए गतिविधियों को एक संघीय ढांचे की आवश्यकता है, जहां नीतियों और रणनीतियों का विकेंद्रीकृत करने और जिला और स्थानीय निकायों के माध्यम से सूक्ष्म वातावरण फैलाने की आवश्यकता है। नगर पालिका या नगर निगमों के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड, ब्लॉक के अंतर्गत प्रत्येक गांव में संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए, ताकि आसपास के प्रदूषण स्रोत के साथ साथ वायु गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश का पता लगाया जा सके। फिर भी यह जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए जो क्षेत्र के निवासी हैं। हवा के वेंटिलेशन के लिए अनुकूल खुले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विशिष्ट योजनाएं होनी चाहिए, और इसलिए प्रदूषक खुले जल निकाय शहर के प्रत्येक वार्ड के लिए हरित आवरण उन सभी के तुरंत हरित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाना और बहाल किया जाना चाहिए। ये उपाय सुनिश्चित करेंगे कि वायु प्रदूषण एक मुद्दे के रूप में इन सूक्ष्म वातावरणों में प्रत्येक व्यक्ति से सीधे जुड़ा हो। नगरपालिका या ब्लॉक स्तर पर नियमित आउटरीच जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, और स्थानीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इन पहलों का उद्देश्य प्रदूषण के बारे में ज्ञान के प्रसार करना, उठाए जाने वाले कदमों और बचने वाले कदमों दोनों पर मार्गदर्शन करना होना चाहिए। ये बात यहाँ पर दिखाई गई है, बताई गई है कि वायु प्रदूषण के कारण हमारी जीडीपी में कितना नुकसान हुआ है,
और जीडीपी के और वायु प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है। यदि हमारा वायु प्रदूषण पर एनम 0.50% जो अभी हो रहा है उससे कम होता तो हमारी जीडीपी आज से 4.5% ज़्यादा होती। और ठीक है, तो वायु प्रदूषण रोकने पर यहाँ विचार व्यक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण लेख है मित्रों ये। नेक्स्ट है आपका गैर बाजार अर्थव्यवस्था। अगला टॉपिक है गैर बाजार अर्थव्यवस्था। क्या है? वियतनाम सक्रिय रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी वर्तमान गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति से बाजार अर्थव्यवस्था में बदलाव की वकालत कर रहा है। 2 दशकों से अधिक समय से वियतनाम वाशिंगटन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था की सूची में बना हुआ है। बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करके वियतनाम उच्च आयात करों से बचने, अपनी व्यापारी संभावनाओं को बढ़ाने की उम्मीद में है। हालांकि इस बदलाव की जटिल बातचीत और विचार विमर्श शामिल है। इसमें कुछ अमेरिकी उद्योग भी विरोध भी शामिल हैं। आगे क्या है इस पर बात करें। इस पर गैर बाजार अर्थव्यवस्था में एक ऐसे देश को संदर्भित करती है जहां बाजार ताकतें, कीमतें, मजदूरी, संसाधन आवंटन निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका नहीं निभाई जाती है। बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत जहां आपूर्ति और मांग काफ़ी हद तक आर्थिक निर्णयों को निर्धारित करती है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था में विशिष्ट विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है। गैर बाजार अर्थव्यवस्थाएं होती क्या हैं? मुद्रा परिवर्तनीयता। गैर बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा परिवर्तन पर प्रतिबंध हो सकता है। उनकी मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं किया जा सकता। तीसरा, गैर बाजार अर्थव्यवस्था में वेतन अक्सर श्रम और प्रबंधन का बीच मुक्त सौदेबाजी के बजाय केंद्रीकृत जैसे सरकार उद्योग समझौते के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व राज्य अक्सर प्रमुख उद्योगों संसाधनों का मालिक होता है या उन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता है। संसाधन आवंटन और मूल निर्णय संसाधन आवंटन, कीमतों और उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। मानवाधिकार संबंधी विचार। कुछ आकलन से किसी देश की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करते समय उसके भीतर मानवाधिकार प्रथाओं का अध्ययन किया जाता है। अब गैर बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जरा इसके बारे में एक बात देखते हैं हम लोग। क्या है? गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डंपिंग रोधी उपाय। गैर बाजार अर्थव्यवस्था अन्य देशों द्वारा लगाए गए डंपिंग रोधी कर्तव्यों के अधीन है। एंटी डंपिंग उपाय अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है, जैसे कि विदेशी बाजारों में लाभ हासिल करना। व्यापार विवाद। गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उनके व्यापारिक भागीदारों के बीच उचित मूल्य निर्धारण, सब्सिडी, बाजार पहुंच लेकिन अक्सर विवाद से उत्पन्न होते हैं। व्यापार संबंध। गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति किसी देश के व्यापार संबंधों, निवेश माहौल, वैश्विक बाजारों की पहुंच में हासिल करती है। तो ये वैश्विक बाजार के तौर पर हम लोग देखते हैं, जो कि वियतनाम को वैश्विक बाजार के दौर में शामिल करने की बात की जा रही है। गैर वैश्विक बाजार वाले में एक ही आप ये समझते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जिस पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लेख हालिया में प्रकाशित हुआ कल इंडियन एक्सप्रेस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका सिंकुला सुरंग। क्यों ये सीमा पर रही है, जरा इसे देखते हैं। बी, सीमा सड़क संगठन हिमाचल में लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की सिंकुला दर्रे को दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय आया जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा लंबित समय समस्या के समाधान का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। सिंकुला सुरंग क्या है? एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इसका कहाँ पर क्या पोजीशन है, अगर इसमें हम देखें तो मित्रों यहाँ अगर देखें हम तो सुरंग का निर्माण 16,500 फीट की से अधिक ऊंचाई पर किया जाएगा। यह निमू पदम दर्चा रोड लिंक पर स्थित है जो लद्दाख और हिमाचल के बीच जोड़ता है। सुरंग का निर्माण 25 तक पूरा होने की उम्मीद है। श्रृंखला सुरंग प्राथमिक रूप से लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी दिखाएगा। अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों और भारी हथियारों की तीव्र गति से आवाजाही में सुविधा होगी। भारतीय सेना को हिमाचल की ओर से लद्दाख की सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करेगा। इस परियोजना का पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने से जास्कर घाटी
निवासियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इससे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है, आगे क्या है, विश्व रिकॉर्ड पूरा होने पर सिंकुला दुनिया की सबसे ऊंची पर बना राजमार्ग सुरंग होगा, और यह सबसे ऊंची सुरंग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी हाइट 16,580 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा पैरों में सड़न। ये कौन सा रोग है और हालिया में ये क्यों चर्चा में आया, जरा इसे देखते हैं। पैरों में सड़न या बैकन रोग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने लुधियाना बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरल 2% WP विकसित किया है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के साथ पंजीकरण हुआ है। पंजीकरण का उद्देश्य बासमती चावल में फुट रोग, जिसे बाकेन रोग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यह एक लगातार समस्या रही है जिससे किसानों ने काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य की निर्यात संभावनाओं, ठीक है, पैरों में सड़न या इसे पैरों में सड़न इसकी मत देखिए, बैकन रोग के बारे में या फुट रोग के बारे में से देखिए। क्या है इसके फुट रोग के बारे में? फुट रोग एक प्रकार का, जिसे बैकन रोग भी कहते हैं, जाना जाता है, चावल में विशेषकर बासमती में होता है। पैरों में बैकन रोग कवक गिब्रेला फुजिकोरोई, जिसे फ्यूसोरियम मोनोलीफॉर्मे के नाम से भी जाना जाता है, के कारण होता है। मुख्य रूप से चावल पौधों की जड़ों और बेसल के तनों को प्रभावित करता है। पौधे को असामान्य रूप से बढ़ना, अंकुर हल्के पीले पड़ रहे हैं, अंततः अंकुर सूख कर मर जाते हैं। फुट रोट न केवल उपज को प्रभावित करता है बल्कि प्रभावित चावल के दानों में माइकोटॉक्सिन संदूषण के कारण स्वास्थ्य पर भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका संबंध, यदि हम आगे देखें तो रासायनिक नियंत्रण, इसके संबंध के बारे में यदि हम बात करें क्या है, तो रासायनिक नियंत्रण ऐतिहासिक रूप से बैकन रोग प्रतिबंध करने के लिए रासायनिक कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव अवशेषों की चिंताओं के कारण वैकल्पिक समाधानों की खोज की जा रही है। लुधियाना पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइकोडर्मा एस्पेरल 2% हालिया पंजीकरण में पर्यावरण प्रदूषण का प्रदान करता है। ट्राइकोडर्मा जब बीजों के अंकुरों पर लगाया जाता है तो फुट रोग को रोक सकता है। सांस्कृतिक फसल चक्र उचित जल निकासी, जल भराव की स्थिति से बचने और बीमारी की घटनाओं को कम करने के लिए किया गया है। तो फुट रोग या बैकन रोग ये एक चावल में होने वाला, बासमती में होने वाला रोग है जिस पर चिंता की विषय किया गया और कृत्रिम संसाधनों की या ऑर्डिनरी कारणों को इसको समाप्त करने की बात की जा रही है, जो कि एक लेख के तौर पर है। और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा इसमें रिसर्च किया गया मित्रों। ठीक है, इसके बाद मित्रों हमने सारे टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का अगला टॉपिक है संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, क्या है? भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी कानून राजनीतिक संवैधानिक चिंताओं को जन्म देती है। संवैधानिक नैतिकता के साथ इसकी स्थिरता पर सवाल उठाया जा रहा है, खासकर भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में। ठीक है, क्या है संवैधानिक नैतिकता, होती क्या है, जरा इसे समझते हैं। ये अवधारणा कहाँ से आई? ठीक है, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा जो संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों में संदर्भित है, सरकार नागरिक दोनों के कार्यों को मार्गदर्शित करती है। अवधारणा 19वीं सदी में ब्रिटिश क्लासिस्ट जॉर्ज ग्रॉड द्वारा प्रतिपादित की, जिन्होंने सीएम को संविधान के रूप में प्रति सर्वोपरि श्रद्धा रखने वाला बताया। भारत में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। क्या है संवैधानिक नैतिकता, जरा इसे समझते हैं। संवैधानिक नैतिकता मूल संविधान में निहित मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष और व्यक्ति की गरिमा के कारण रखते हैं। कानून के शासन, कानून की सर्वोच्चता कायम रखना है, जहां सरकारी अधिकारियों सहित हर कोई कानून के अधीन है, इसके तहत जवाबदेह बनाया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के कामकाज को सुनिश्चित करते हैं, जहां नागरिकों के निर्णय लेने, प्रक्रियाओं में भाग लेने और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है।
मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के सम्मान और सुरक्षा करते हैं, जैसे समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। शक्तियों का पृथक्करण सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन बनाए रखता है, ताकि किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोका जा सके। नियंत्रण और संतुलन ऐसे तंत्र और संसाधन स्थापित करते हैं जो कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियंत्रण को संतुलन प्रदान करें। संवैधानिक व्याख्या इस तरह से व्याख्या करती है जो बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए इसके अंतर्निहित सिद्धांतों और मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। नैतिक शासन प्रशासन, नैतिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवा और अखंडता सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक नैतिकता में अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या है, संवैधानिक नैतिकता को कायम कर रखने वाले फैसले क्या हैं, इसमें ज़रा समझते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आधारभूत संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, जो अनिवार्य रूप से संविधान संशोधन करने और संसद की शक्ति को सीमित करती है। एसपी गुप्ता केस, फर्स्ट जज जिस केस 1982 में संवैधानिक उल्लंघन को संवैधानिक नैतिकता का गंभीर उल्लंघन करार किया। नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी, दिल्ली सरकार 2009 में वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों के अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत अधिकारों को काम रखते हुए संवैधानिक नैतिकता की सामाजिक धारणाओं को हावी होना चाहिए। मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014 में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान के मानदंडों के सामने झुकना और ऐसे तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए जो मनमाने तरीके से कार्रवाई और कानून के नियम का उल्लंघन हो। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला केस 2018 में सबरीमाला मंदिर में एक निश्चित आयु की महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत शामिल हैं, जो महिलाओं के प्रवेश को धार्मिक रीति रिवाज से कहीं अधिक हैं। नवतेजन सिंह जौहर बनाम भारत संघ ने 2018 में दंड संहिता धारा 377 को पढ़ा और जो समलैंगिकता को अपराध मानती है। ठीक है, अब भारतीय संवैधानिक नैतिकता में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको ज़रा अगर हम देखें तो मित्रों पता होगा कि संवैधानिक निकाय कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण चुनौती है। निष्पक्षता कमजोर कर सकता है, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में प्रभावित होती है। भारत के चुनाव आयोग नियुक्ति सहमति, हाल की बदलाव में आईटी नियम 2023 की आलोचना हुई है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक संयम और संतुलित करने की चुनौती है। संवैधानिक मूल्यों में परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते हैं। एक मजबूत संवैधानिक ढांचा होने के बावजूद प्रभावी परिवर्तन अनुपालन सुनिश्चित करने की चुनौती बन सकती है। अंतराल, न्याय वितरण देरी, आम जनता के बीच संवैधानिक बारे में जागरूकता में कमी इस चुनौती का योगदान करती है। तो यहाँ पर आप जो टॉपिक्स देख रहे हैं मित्रों, ये संवैधानिक नैतिकता पर है, जो आपके एथिक्स और पॉलिटी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, ये टॉपिक्स आपके क्या हैं, ये टॉपिक्स आपके फंडामेंटल यानी आपके संविधान के जो आदर्श हैं उनकी व्याख्या की करते हैं। और हालिया में ये इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि हालिया में 2 मुख्यमंत्री रनिंग चीफ मिनिस्टर्स को उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल में जाना पड़ा, जैसे आपके अरविंद केजरीवाल और झारखंड के शिबू सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन सॉरी, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है ये इस पर विचार करती है कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए, संविधान की गरिमा की शपथ लेते हुए भी क्या किया, भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हुआ। तो इसके लिए ये चर्चा का विषय बना, जो कि आज हमारे डिस्कस में आया। अब हम लोग इस टॉपिक्स में आज जितने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। आप इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन मित्रों देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर जरूर दीजिए। फुट रॉड बासमती के लिए रिलेटेड है ये। दूसरा क्वेश्चन मित्रों, और तीसरा क्वेश्चन। तो आज के ये 3 क्वेश्चंस आप देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर करिए। अब हम लोग कल यानी कल के क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। जो कल के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे तो उनके आंसर आज आप लोग टैली करिएगा, ठीक है। पहले कल के क्वेश्चन देखें, निकालते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को जीवन का मौलिक अधिकार बना दिया है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट के अधिनियम के अनुसार, एक न्याय के अनुसार ये कहा गया है मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार के बराबर है, यानी किस में होना चाहिए, आर्टिकल 21 में इसे होना चाहिए। तो ये बात की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है मित्रों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रफा बोर्डिंग क्रॉसिंग जिसे हालिया में खबरों में देखा गया एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है, किस किस के बीच, रसिया और क्रीमिया, मिस्र और गाजा पट्टी, अर्मेनिया, नरगोना और टाइग्रिस क्षेत्र में। तो आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ये है ऑप्शन बी इसका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेत से खनन से रिलेटेड। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेत के खनन के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार हैं, विचार करें। रेत के खनन, नदियों और तटों में रेत के निष्कर्षण शामिल है, बिल्कुल सही है मित्रों। अनियमित रेत निष्कर्षण जलीय जीव प्रजातियों को नदी के महत्वपूर्ण आवासों में नष्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में अवैध रेत खनन भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर तीनों ये आंसर बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है मित्रों। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स था जिस पर हमने यहाँ डिस्कशन किया। अब हम जो डिस्कस करेंगे अपना अगला पेपर। मित्रों आप इस कमेंट बॉक्सों को ज़रूर आंसर दीजिएगा, और इसके अलावा आप जिस टॉपिक्स में डाउट्स हो रहा है आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर ये वाला डिस्कस कर दीजिए। जिस क्वेश्चन को आप कहेंगे, जिस टॉपिक्स को कहेंगे, वो आपको हमारे यहाँ पे चैनल के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप लगन से पढ़ाई करिए, क्योंकि आने वाले 1 महीने में आपका UPSC का एग्ज़ाम है। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।